गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी। हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 और चैप्टर 12। ठीक है, आज हम चैप्टर 12 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये क्लास 6 का अंतिम चैप्टर है आप लोग का। ठीक है, यानी कि आज हमारा क्लास 6 का जो टोटल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हमारी जितनी भी क्लासेस है चैप्टर 6 की, सारी चैप्टर जो है वो हो चुकी है। जिसने भी नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा अंतिम चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर जो है ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिले हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और केवल उतना ही पढ़ेंगे जो अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 12 जो है ये क्या है? इमारतें, चित्र और किताबें। अब हम इस चैप्टर में इमारतों के बारे में, कुछ चित्र के बारे में, पुरानी चित्रों के बारे में और साथ ही कुछ पुरानी प्राचीन किताबों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। जो भारत था, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो पहले क्या करता था? विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। अब वो लोहे जो थे, विकसित किस्म के लोहे जिनका निर्माण करते थे, वो लोहे कौन कौन से थे? तो वो थे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। नाम ही अजूबा है तो आप लोग को याद रहेगा ही। ठीक है, क्या था? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, ये क्या थे? ये हमारे अत्यंत विकसित किस्म के लोहे थे जिनका निर्माण भारत में होता था। ठीक है, तो ये नाम याद रहेगा, खोटा लोहा, पिटवा लोहा। ठीक है, यानी उन्हें पीट पीट के उन्हें एक आकार दे देना। ठीक है, ढलवा लोहा, उसे किसी भी रूप में उसे ढाल लेना। ठीक है, किसी भी रूप पे उसे ढाल लेना, तो याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा लौह स्तंभ। ठीक है, अब ये जो लौह स्तंभ है ये है क्या? तो ये दिल्ली के लौह स्तंभ यानी दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। ठीक है, ये कहाँ है? दिल्ली का जो कुतुब मीनार है। अब कौन कौन गए हैं? जो भी गए हैं उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उनके पास एक लौह स्तंभ है। ठीक है, एक लोहे का बड़ा सा पिलर। ठीक है, और वो चारों तरफ से घेरा गया है। ठीक है, अब इस पिलर में क्या है? इस लोहे की खासियत क्या है? इसमें ना कुछ लिखा गया है। इस लौह स्तंभ में कुछ लिखा भी गया है। आप लोग जब देखोगे तो इसमें नजर आएगा आप लोगों को कि इसमें कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। ये क्या है? प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है, यानी कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से निर्माण कराया गया है। यानी कि इसके बारे में कहा गया है कि ये जो आपका लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से निर्माण कराया गया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पहले ही ये निर्माण हो चुका है। ठीक है, कथित तौर पे ये कहा गया है कि ये जो लौह स्तंभ है, यानी कि जो दिल्ली के लौह स्तंभ यानी दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ। ठीक है, ये दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट एक स्थित लौह स्तंभ है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है कथित रूप से कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका
निर्माण कराया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पहले ही इनका निर्माण हो चुका था। ठीक है, कुछ विशेषज्ञ का मानना था कि इनके पहले, यानी इन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पहले, इनके आने के पहले ही इस स्तंभ का निर्माण हो चुका था। ठीक है, अब इस स्तंभ की खासियत क्या है? आज अगर हम इस स्तंभ के बारे में, इस लौह स्तंभ के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो ऐसी बात होगी कि आज इतिहास में इसके बारे में पढ़ा जा रहा है। तो इसकी खासियत ये है कि ये क्या है, इनका जो निर्माण है 1500 साल पहले ही हुआ है, लेकिन इतने वर्ष के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, इसमें जंग जो है, इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। ये इसकी खासियत है, जिस कारण आज इतिहास में इसका जिक्र है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आपका जो लौह स्तंभ है ये कहाँ है? तो दिल्ली के महरौली में स्थित, दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार के परिसर में इसमें ये स्थित है। लौह स्तंभ जो है ये स्थित है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7.2 मीटर है, और वजन जो है ये 3 टन से भी ज़्यादा है। क्लियर है? तो कहाँ है लौह स्तंभ? दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। ठीक है, लौह स्तंभ कहाँ है? तो दिल्ली के कुतुब मीनार जो है उसके निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है, यानी कि ये दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार के परिसर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, और वजन जो है 3 टन है। ठीक है, आज इसकी खासियत क्या है? इस लौह स्तंभ की खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि इतने सालों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, अब ये जो आप लोग को बताया गया कि इसमें कुछ लिखा गया है, आप लोग जब इस लौह स्तंभ को देखोगे, जब भी कभी जाते हो आप लोग कुतुब मीनार देखने के लिए, तो आप लोग इस जो लौह स्तंभ को देखोगे तो इसमें आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अब वो जो लिखा गया है, उस लौह स्तंभ में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? किस शासक के बारे में लिखा गया है? ठीक है, तो इसमें जो लिखा गया है वो चंद्र नाम के शासक के बारे में लिखा गया था। ठीक है, इसमें लौह स्तंभ में किसके बारे में लिखा गया था? तो चंद्र नाम के एक शासक थे जिनके बारे में लिखा गया था, और चंद्र नाम के जो शासक थे वो किस वंश के थे? तो वो गुप्त वंश के थे। क्लियर है? तो लौह स्तंभ क्लियर हो गया। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, और वजन जो है 3 टन से भी ज्यादा है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लौह स्तंभ पर किस शासक का जिक्र है, यानी कि ये जो स्तंभ है, लौह स्तंभ, इस पे किस शासक का जिक्र है जो लिखा गया था? तो इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है। ठीक है, जो कि गुप्त वंश के थे। क्लियर है? जब भी लौह स्तंभ पूछ देता है तो आप लोग याद रखिएगा, ये दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार के परिसर में ये स्थित है। अब ये लौह स्तंभ जो है की खासियत क्या है? लोहा का बना है, यानी कि कुछ तो खास बात होगी, यानी कि इसमें जंग नहीं लगी होगी, तभी इसका जिक्र किया जा रहा है। याद रहेगा। और फिर उसके बाद आप लोग कैसे याद रखिएगा कि इसमें किनका जिक्र है? तो इसकी खासियत है कि इसमें जंग नहीं लगा, तो कुछ तो विशेषता हो ना, चांद से इसे कर लीजिएगा कि ये चांद के जैसा क्या है, इसकी खासियत है। जिसकी ज़्यादा खासियत होती है उसे आप लोग किससे कंपेरिजन करते हो? चांद के जैसा। कैसी हो तुम? तो चांद के जैसी। ठीक है, तो ये जो लौह स्तंभ है इसे भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि याद करने का यही एक तरीका है। ठीक है, तो चंद्र नाम के शासक का जिक्र इस लौह स्तंभ में किया गया है। ठीक है, और चंद्र नाम के जो शासक थे वो किस वंश के थे? तो वो गुप्त वंश से संबंधित थे, यानी गुप्त वंश के थे। अब इसका निर्माण 1500 साल पहले, इस लौह स्तंभ का जो निर्माण है ये कब हुआ था? 1500 साल पहले हुआ था, और इतने वर्ष के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, यानी इसकी खासियत जो थी ये थी कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं स्तूप। अब ये स्तूप क्या है? तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टीला। ठीक है, टीला, जिसकी शुरुआत जो है वो 2300 साल पहले हुई थी, यानी कि
जिस स्तूप का निर्माण जो है, निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई और इसका आकार जो होता था वो कैसा होता था, तो कभी गोला होता था, कभी लंबा होता था, कभी बड़ा होता था, कभी छोटा होता था। इन सभी तरह के इसके आकार होते थे। ठीक है, किसके, स्तूप के, यानी जिसे टीला कहते थे। अब धातु मंजूषा ये क्या है, तो प्राय सभी स्तूप के भीतर, यानी कि ये जो स्तूप होते थे, जो टीला होता था, यानी जो लंबा छोटा बड़ा छोटा गोला लंबा होता था, उन्हीं के भीतर यानी उनके अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। यानी उस स्तूप के अंदर, उस टीले के अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता था। अब इसी डब्बे को क्या कहते थे, धातु मंजूषा कहते थे। अब इन डिब्बों में क्या होता था, तो इन डिब्बों के अंदर बुध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे। यानी बुध और उनके अनुयायी, यानी कि जो बुध के साथ रह के उनकी शिक्षा को सब जगह जाके फैला रहे थे, उनके अनुयायी थे। ठीक है, तो बुध या फिर उनके अनुयायी के जो शरीर के अवशेष होते थे, अब वो अवशेष क्या हुए, जैसे उनके दांत हो गए, उनके हड्डी हो गए, ठीक है, राख हो गए। जब उन्हें जलाया गया तो उनके राख जो थे, या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त कई चीजें, जिन चीजों को उन्होंने उपयोग में लाया, ठीक है, यूज किया जिस चीजों को, वो, या कोई भी कीमती पत्थर, ठीक है, कोई भी कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। क्लियर है। तो धातु मंजूषा क्या है, तो जिन स्तूपों के अंदर, यानी कि जिस टीले में, ठीक है, जिस टीला में या फिर जिस स्तूप के अंदर, जिनका आकार कैसा होता था, स्तूप का बड़ा होता था, छोटा होता था, कोई लंबा होता था, ठीक है, तो उसी के अंदर, उसके भीतर जो है एक छोटा सा डब्बा होता था। ठीक है, उस डब्बे को ही धातु मंजूषा कहते थे। और उस डब्बे के अंदर क्या होता था, स्तूप के अंदर तो एक छोटा डब्बा होता था और उस डब्बे के अंदर भी कुछ होता था। वो क्या होता था, तो वो बुध या उनके अनुयायी के शरीर के कुछ अवशेष होते थे। यानी उसके दांत हो गए, उनके हड्डी हो गए, उनके राख हो गए, या फिर उनके अनुयायी के कोई अवशेष हो गए, ठीक है, या फिर उनके द्वारा उपयोग में लाया गया कोई वस्तु हो गया छोटा सा, ठीक है, या फिर कोई कीमती पत्थर हो गए। क्लियर है। या फिर कोई सिक्के। इन सभी चीजों को उसके जो डब्बे थे, यानी कि जो धातु मंजूषा के अंदर जो डब्बे होते थे उसके अंदर पाए जाते थे, उसके अंदर उसे रखा जाता था। क्लियर है। तब नेक्स्ट है हमारा सांची का स्तूप कहाँ है। ठीक है, जो सांची का स्तूप है ये कहाँ है, तो ये सांची का स्तूप क्या है, तो सांची एक बौद्ध परिसर है। क्या है ये एक बौद्ध परिसर है। क्लियर। सांची का स्तूप क्या है, एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने महान स्तूप के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो सांची का स्तूप है क्या, ये एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये है क्या, तो ये एक बौद्ध परिसर है जो महान स्तूप के लिए, अपने महान स्तूपों के लिए जो प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मंदिर का गर्भगृह। ठीक है, मंदिर का जो गर्भगृह होता था सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था। मंदिर में एक गर्भगृह होता था जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता था। क्यों, क्योंकि यहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, जो गर्भगृह जो था वो क्यों महत्वपूर्ण था, या फिर गर्भगृह में या फिर देवी देवताओं की मूर्ति जो होती थी उन्हें मंदिरों में किस स्थान पे, कहाँ पे रखा जाता था, तो वो कहाँ रखा जाता था, गर्भगृह में रखा जाता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह महत्वपूर्ण स्थान होता था और यहाँ पे देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है, इसी स्थान पे पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और
भक्त पूजा करते थे। अब यही स्थान था जहाँ पे पुरोहित क्या करते थे, यानी पंडित जी लोग जो है वो क्या करते हैं, धार्मिक पूजा करते हैं और भक्त जो है अपनी पूजा को करते हैं। ठीक है, तो मंदिर का गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देवी देवताओं की जो मूर्ति होती थी उन्हें रखा जाता था। या फिर ऐसे भी पूछा जाए कि देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर के किस भाग में रखा जाता है, तो गर्भगृह में रखा जाता है। क्लियर है? अब एक वर्ड और आता है मंडप। ठीक है, मंदिर में मंडप नाम की एक जगह का प्रयोग होता था। वो किस लिए होता था? मंडप। अब मंदिर में मंडप नाम का भी एक जगह होता था जिसका प्रयोग क्या होता था, किया जाता था, लेकिन किस लिए? यह एक क्या होता था, यह एक सभागार होता था। मंडप जो होता था एक सभागार होता था। ठीक है, जहां लोग इकट्ठा होते थे। अब इस सभागार में क्या होता था, सभा यानी कि बहुत लोग उस सभा में इकट्ठा होते थे। सभा मतलब ही होता है कि अनेक लोगों का इकट्ठा होना, एक सभा में सभी को इकट्ठा करना। ठीक है, तो इस सभा में क्या होते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो क्लियर है? क्लियर है? मंडप नाम की जगह का प्रयोग किस लिए करते थे? तो यह एक सभागार होता था जहां पे बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है भीतर गांव कहाँ है? जो भीतर गांव है कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। सॉरी, सांची का स्तूप कहाँ है? वो आपका मध्य प्रदेश में है। और भीतर गांव जो है ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है? यहाँ से एक आरंभिक मंदिर मिला है, यानी क्या मिला है, ये क्यों भीतर गांव जो है आपका फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? तो यहाँ से एक आरंभिक मंदिर मिला है, यानी कि पहले का एक मंदिर मिला है जो लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। भीतर गांव क्यों प्रसिद्ध है? ये सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में था। जहां भी भीतर बात हो जाए यानी कि अंदर का गांव, भीतर का गांव, तो किधर होगा? समझ लीजिए, भीतर का गांव उत्तर की तरफ होगा, यानी कि उसने सही जगह बताया हमें, उत्तर यानी कि सही जगह बता दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि आरंभिक मंदिर। अब इस भीतर गांव में जब हम ज़्यादा भीतर गए, ज़्यादा अंदर गए, जो हमें सही जगह बताया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो ये कहाँ मिला है हमें? यहाँ से हमें आरंभिक मंदिर मिले हैं। ठीक है, जो 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था, वो मंदिर यहाँ से मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एकास्मिक मंदिर। एकास्मिक मंदिर जो है ये कहाँ है? तो ये महाबलीपुरम में है। आपका एकास्मिक मंदिर जो है कहाँ है? तो महाबलीपुरम में है। अब इसका नाम जो है एकास्मिक कैसे हो गया? इनमें से प्रत्येक मंदिर, अब ये जो महाबलीपुरम में है, जो आपका एकास्मिक मंदिर जो है, तो जितने भी मंदिर है, ठीक है, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। यानी कि एकास्मिक मंदिर जो है उसमें आप लोग मंदिर जाते हो तो देखते हो ना कि यहाँ भी एक मंदिर है जो मेन मंदिर है, बड़ा सा दिखेगा, और फिर इधर भी आपको मंदिर नजर आएगी, यहाँ पे कोई और देवता होंगे, यहाँ पे कोई और देवता होंगे, इस तरह करके एक ही जगह पे बहुत सारे मंदिर जो है आपको नजर आते हैं। ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा, जो सबसे बड़े होते हैं, जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो सबसे बड़ा होता है आपका। ठीक है, तब इनमें से प्रत्येक मंदिर, यानी जितने भी मंदिर थे, ठीक है, उन सभी को एक विशाल पहाड़ को तराश कर बनाया गया था, इसलिए इसे एकाश्म कहते थे। यानी कि एकाश्म यानी एक ही पहाड़। ठीक है, यानी कि ये एक पूरा पहाड़ है, कोई एक पहाड़ था जिसे तराश के बहुत सारे मंदिर को यही एक पहाड़ से बनाया गया। यहाँ भी बनाया गया, यहाँ भी बनाया गया तराश के, इधर भी बनाया गया तराश के, यानी एक ही पहाड़ को तराश के बहुत सारे मंदिर बनाए गए, इसलिए इसे एकाश्म कहते हैं। यानी कि एक ही पहाड़ से बनाया गया अनेक मंदिर। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? तो ये महाबलीपुरम में है। क्लियर है?
आगे देखते हैं ऐहोल। अब ऐहोल के दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1400 साल पहले हुआ था। ठीक है, ऐहोल में एक दुर्गा मंदिर थी जिसका निर्माण 1400 साल पहले हुआ था। और जो राष्ट्र संग्रहालय है वो कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्र संग्रहालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ऐहोल दुर्गा मंदिर का निर्माण 1400 साल पहले हुआ था। अब आते हैं हम लोग, इमारतें तो हो गई, अब आते हैं चित्र पे। ठीक है, तो अजंता की चित्र। ठीक है, अब हम चित्र के बारे में जानेंगे और कुछ किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो अजंता के चित्रों का निर्माण कब हुआ था? तो सबसे पहले अजंता की जो चित्रकला है इसकी एक खास विशेषता थी, यानी कि जो अजंता के चित्र थी, ठीक है, चित्रकला जो थी उसकी एक विशेषता थी। वो क्या था? तो चित्रों में दृश्यों को अलग अलग भागों में नहीं विभाजित किया गया। जो चित्र थे, जो भी इनकी पेंटिंग थी, जो चित्र थी, उसे अलग अलग भागों में, कि एक भाग यहाँ पे एक भाग उधर, अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया गया था, उन्हें एक में ही रखा गया। ठीक है, अजंता के प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक जो है वो 1000 वर्ष से अधिक, ठीक है, यानी कि जो अजंता के चित्र थी उसकी चमक जो है 1000 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी आज भी इसकी चित्र जो है वो वैसी की वैसी ही है, यानी कि चमकदार है। अब इसमें जो है भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाओं को चित्रों के अभिव्यक्ति किया गया है। अब इसमें जो भगवान बुद्ध थे उससे संबंधित जो घटनाएं थी, ठीक है, उनको इन चित्रों में अभिव्यक्त किया गया था। जो इन चित्रों में भगवान बुद्ध, ठीक है, इन चित्रों में भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं थी, जो भी भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं हुई है, ठीक है, उन सभी घटनाओं को इन चित्रों में अभिव्यक्त किया गया है। यानी कि ये जो अजंता की चित्र है, इन चित्रों में क्या अभिव्यक्त किया गया है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं घटी है उन सभी घटनाओं को अजंता के चित्रों में दिखाया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इन चित्रों को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया गया है कि एक यहाँ और एक वहाँ, इन सभी को एक ही में प्रदर्शित किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। क्लियर है? तो अजंता के चित्रों का निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण जो है वो 1500 साल पहले हुआ है। इन चित्रों के रंग आज भी चमकदार है, यानी कि इतने सालों के बाद भी इसकी जो रंग है वैसी ही है। क्यों? क्योंकि ये रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। ये जो रंग थे जो अजंता के चित्रों में उपयोग में लाया गया, उन रंगों को वो किससे बनाया गया था? तो वो पौधों से और खनिजों से उन रंगों को बनाया गया था, जिस कारण आज भी उन चित्रों की जो रंग है वो चमकदार बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें भगवान बुद्ध की जो घटनाएं थी, उनसे संबंधित जो भी घटनाएं थी उन्हें इन चित्रों में अभिव्यक्त किया गया था। यानी अजंता के जो चित्र थे उनमें भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं हुई उन सभी को अभिव्यक्त किया गया, उन्हें दर्शाया गया। ठीक है, तो ये किससे बनी थी इनकी रंगें? तो ये पौधे और खनिजों से बनाए गए थे, जिसके कारण आज भी ये क्या है, इनके रंग चमकदार है। क्लियर है? अजंता की गुफा के बारे में, अजंता की चित्रकारी की एक विशेषता है, क्या है कि ये दृश्य को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अलग अलग भागों में इन चित्रों को अजंता के जो चित्र है उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया गया है, एक ही में उन सभी जो भी घटनाएं थी भगवान बुद्ध से संबंधित, जितने भी संबंधित उनसे जो भी घटनाएं थी उन्हें एक ही में दर्शाया गया। ठीक है, अब ये 1500 साल पहले था, यानी कि 1500 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। इन चित्रों का रंग आज भी वैसे ही चमकदार है। क्यों? क्योंकि ये पौधे से और इनके जो रंग थे वो पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं किताबों पे, यानी तमिल महाकाव्य। अब तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना करीब 1800 साल पहले इलांगो
नामक कवि ने की थी। तो शिल्पाधिकारम जो थी इसकी रचना किसने की थी? तो इलांगो नामक कवि ने की थी। ये क्या था? शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य था। क्लियर है? एक तमिल महाकाव्य था क्या? शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना 1800 साल पहले इलांगो नामक कवि ने की थी। अब इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। जो शिल्पाधिकारम है, जो एक तमिल महाकाव्य है, इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी थे जिसके बारे में एक कहानी लिखी गई थी। क्लियर है? तो शिल्पाधिकारम जो है वो कौन सा काव्य है? तो तमिल महाकाव्य है। ठीक है, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है इलांगो नामक कवि ने इसे लिखा था। कब? तो 1800 साल पहले। इसमें किसकी कहानी है? शिल्पाधिकारम में आपका जो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, इसमें किसकी कहानी कही गई है? तो कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, अब एक और तमिल महाकाव्य है, वो क्या है? मणिमेखलाई। मणिमेखलाई। अब इसकी रचना जो है ये 1400 साल पहले सतनार नामक कवि ने की थी। अब इसकी रचना कौन किए थे? तो सतनार नामक कवि ने की थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये भी तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम और ये भी तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई। ठीक है, इसकी रचना 1800 साल पहले हुई थी शिल्पाधिकारम की। और ये जो मणिमेखलाई है, यानी कि मणि यानी कि कीमती, ठीक है, यानी ये कम कीमती हो गया। ठीक है, तो ये 1400 साल पहले इसकी रचना हुई थी। ठीक है, अब इसकी रचना किसने की थी? तो सतनार नामक कवि ने। अब इसमें जो कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है, यानी शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी थी? कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी थी। अब उसी कोवलम की बेटी और माधवी यानी उसकी पत्नी माधवी की बेटी, उसकी बेटी की कहानी किसमें लिखी गई? तो मणिमेखलाई में लिखी गई। ठीक है, अब मणिमेखलाई में लिखी गई, यानी कि उनकी बेटी की कहानी लिखी गई है। किसकी? कोवलम की। तो हर एक बेटी अपने पिता के लिए क्या होती है? कीमती होती है। ठीक है, तो याद रहेगा, कीमती जब भी आए तो मणिमेखलाई में ही कोवलम की बेटी की कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो ये दोनों याद रहेगा। तमिल महाकाव्य एक है शिल्पाधिकारम, एक है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई यानी कि कोवलम की बेटी के बारे में है उसमें। ठीक है, मणिमेखलाई यानी कोवलम की बेटी। अब हर किसी के लिए उसकी बेटी क्या होती है? बहुत कीमती होती है, यानी मणि। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती होती है, यानी उसमें उसकी बेटी की कहानी लिखी गई है। किसकी? कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी। ठीक है, और शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी लिखी गई है? तो कोवलम नामक एक व्यक्ति थे, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो इलांगो ने की थी। शिल्पाधिकारम की इलांगो ने और मणिमेखलाई की सतनार ने। ठीक है, मणिमेखलाई की सतनार ने की थी। दोनों ही तमिल महाकाव्य थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास है। ठीक है, मेघदूत के रचनाकार कालिदास है। पुराण शब्द का क्या अर्थ होता है? पुराण प्राचीन, यानी कि पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन होता है। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इनमें किनकी विधियां दी गई है? तो देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से विधि होते हैं, उसके लिए कौन कौन से नियम होते हैं, उन सभी को इसमें दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुराण बोला है। ठीक है, तो आप लोग इसे कुरान मत समझ लीजिएगा। ठीक है, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम था कुरान। ठीक है, जो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ थे उनका नाम था कुरान, और यहाँ बात किया गया है पुराण का। ठीक है, यहाँ बात किया गया है पुराण का, ना कि कुरान का। ठीक है, ये क्या था? कुरान इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ थे आपके कुरान। अब पुराण क्या है? पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधि जो होती थी, किस तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, उन सभी विधियों को पुराण में आपके दिया गया था। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। ये जो पुराण होते थे ये कैसे लिखे गए थे? तो ये सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। क्लियर है?
अब स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने का अनुमति नहीं थी, यानी कि वेद पढ़ने की अनुमति किसे किसे नहीं थी, तो स्त्रियों को नहीं थी, महिलाओं को नहीं थी, और शूद्र जो सबसे नीचे होते थे, जो ऊपर के लोगों की सेवा करते थे, जिन्हें नौकर के समान माना जाता था, शूद्र। ठीक है, तो महिलाओं को भी पहले शूद्र के समान ही माना जाता था, तो उन लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो वो लोग जो हैं, ठीक है, उन लोग को तो अधिकार नहीं था, लेकिन वो लोग पुराण जो होता था, ठीक है, जिसमें देवी देवताओं की पूजन की विधि लिखी होती थी, ये सबको वो लोग सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन सुन सकते थे वो लोग। क्लियर है? अब दो संस्कृत महाकाव्य क्या है, वो एक है आपका महाभारत और एक है रामायण। ठीक है, ये क्या है, दो संस्कृत महाकाव्य है। याद रखिएगा, पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया था, संस्कृत श्लोक में लिखा गया था। ठीक है, और संस्कृत महाकाव्य जो है दो, आपका महाभारत और रामायण है। अब रामायण की रचना किसने की थी, तो इसे वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे, और महाभारत, पुराण और महाभारत के संकलनकर्ता जो थे वो कौन थे, तो वो व्यास थे। व्यास नामक ऋषि ने पुराण और महाभारत के संकलनकर्ता थे, यानी कि उन्होंने लिखा था। ठीक है, किसने, व्यास नामक ऋषि थे। अब नेक्स्ट है हमारा, मध्य भारत में किस स्तूप से मिले पत्थर पर, मतलब मध्य भारत में एक स्तूप से मिला था एक पत्थर, जिसमें बंदर राजा की कहानी से संबंधित चित्र उकेरे गए थे। यानी कि मध्य भारत में एक स्तूप से जो पत्थर मिला था, वहां पे क्या क्या था, एक बंदर, ठीक है, एक बंदर और एक राजा, और एक कौन थे, एक राजा थे। ठीक है, राजा की कहानी से संबंधित चित्र उकेरे गए थे, यानी कि इस पत्थर में उनके कहानी से संबंधित एक चित्र थे, यानी उनकी जो भी कहानी थी उसी से संबंधित कुछ चित्र उस पत्थर में बनाए गए थे। ठीक है, तो वो कहाँ से थी, तो भरहुत के स्तूप से मिले पत्थर पे। कौन से पत्थर पे, तो भरहुत के स्तूप से जो पत्थर मिला था उन पत्थरों पर। ठीक है, मध्य भारत के किस स्तूप से मिले पत्थर पर बंदर राजा की कहानी से संबंधित चित्र उकेरे गए थे, तो भरहुत के स्तूप से, जो भरहुत के स्तूप था वहां से जो पत्थर मिले थे, उसमें राजा और एक बंदर की कहानी से संबंधित एक चित्र जो था वो बनाया गया था या उकेरा गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उकेरा गया मतलब जैसे दबाव प्रक्रिया द्वारा क्या कहता है ना, दबाव के द्वारा उसमें किसी चीज को चित्र बनाना है, या फिर किसी मोहर का उपयोग करके किसी चीज का चित्र बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या करता था, इस पत्थर में दबाव द्वारा एक राजा और एक बंदर की कहानी को चित्र के रूप में दिखाया गया था। कहाँ पे, तो भरहुत के स्तूप में मिले पत्थर पे। कौन से स्तूप पे, तो भरहुत के स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्टयम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, आर्यभट्टयम नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो गणित और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। इसे याद रखना आसान है, आर्यभट्ट, यहाँ पे भी आर्य है, यहाँ पे भी आर्य है, तो आर्यभट्टयम नामक पुस्तक किसने लिखी, आर्यभट्ट ने लिखी थी। आर्यभट्ट जो थे एक गणित और खगोल शास्त्री थे। क्या थे, एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। और आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली थी। आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि को मापने की विधि क्या होती है उसे ढूंढ निकाला था। आर्यभट्ट क्या थे, एक खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखे थे और इन्होंने ही वृत्त की परिधि मापने की एक विधि को ढूंढ निकाला था। ठीक है, शून्य का आविष्कार किसने किया। ठीक है, शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। कहाँ के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते। अब कहाँ के निवासी थे जो बिना शून्य का उपयोग किए, बिना उनके यूज का, बिना शून्य को, यानी शून्य का कोई उपयोग नहीं,
किए बिना गिनती करते थे, तो रोम के निवासी थे जो शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। क्लियर है? तो आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट एक गणित तथा खगोल शास्त्री है। आर्यभट्ट क्या है? एक गणित तथा खगोल शास्त्री है, जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? आर्यभट्ट ने, जो एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी इन्होंने ढूंढ निकाला था, यानी वृत्त की परिधि को मापने की जो एक विधि होती है उन्हें भी ढूंढ निकाला था। और आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया था, यानी जो शून्य है इसका आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने ही किया था। और कहाँ के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, यानी शून्य का कोई यूज नहीं होता था, बिना उसके प्रयोग के किए बिना ही गिनती करते थे। तो रोम के निवासी जो थे वो शून्य का उपयोग नहीं करते थे, यानी कि बिना शून्य का प्रयोग किए बगैर वो गिनती करते थे। ठीक है। अब है कागज का आविष्कार। करीब 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। अब तो ये तो आप लोग को पता है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। किसने किया था? तो काई लून नामक चीनी व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। कहाँ पे किया था? चीन में किया था। कब किया था? तो 1900 साल पहले किया था। ठीक है। तो कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुआ था। कहाँ पे? चीन में हुआ था। किसने किया था? तो काई लून ने किया था। ठीक है। आर्यभट्ट एक गणित और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की जो एक विधि थी उसका भी उन्होंने ढूंढ निकाला था। ठीक है। शून्य का आविष्कार जो है उससे भी आर्यभट्ट ने किया था। और कहाँ पे शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती किया जाता है? तो वो रोम में। ठीक है। रोम के जो निवासी होते थे, वहाँ के जो लोग होते थे, जो निवासी होते थे रोम के, वो लोग शून्य के प्रयोग के बिना ही गिनती करते थे। ठीक है। तो क्लियर हो गया है। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काई लून ने किया था। कहाँ पे? तो चीन में हुआ था। ठीक है। तो आपका जो क्लास 6 चैप्टर 12, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। यानी आपका जो टोटल क्लास 6 की जितने भी चैप्टर थी वो सारी की सारी आपके एनसीईआरटी की बुक्स की जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपकी क्लास 6 की थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। इससे एक्स्ट्रा अब इससे आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना पढ़ाया गया है इसमें क्लास 6 में उतना आप लोग देखिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट डे से हम लोग क्लास 7th अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक क्लास 7th जो है उसे शुरू करेंगे। ठीक है। तो क्लास 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पे जा करके वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।